साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से, चुनाव आयोग के संबंध में दिए गए फैसले से क्या विपक्षी दलों को मुंह मांगी मुराद मिल गई है? क्या इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई है? क्या क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मसला, क्या है वो फैसला, क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, इस फैसले का विरोधी दलों ने ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, सब ने इसका भरपूर स्वागत किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोगों की नब्ज पहचान ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र कैसे जीवित रहे इस देश में, लोकतंत्र की जड़ें कैसे गहरी जाएं इस देश में, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर पूरा प्रकाश डाला है अपनी सुनवाई के दौरान। 378 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग में की चयन प्रक्रिया में विनीत नारायण बनाम भारत सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें जो फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स के अनुसार उस प्रक्रिया को यहां क्यों नहीं अपनाया जा सकता? चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट में, उनकी नियुक्तियों में क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? और इस जजमेंट से कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप है चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में, इस फैसले से उनका हस्तक्षेप घटेगा। तो साथियों, बात आखिर है क्या? बात बहुत दिलचस्प है। बात यह है कि 2018 में प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने और उनके साथी वकीलों ने 2018 में एक याचिका दायर कर रखी थी, या याचिकाएं दायर कर रखी थी कि जो चुनाव आयुक्त है उसके कार्यकलाप जो है पारदर्शी नहीं है, वो स्वायत्त नहीं लगता है, स्वतंत्र नहीं लगता है, निष्पक्ष नहीं लगता है, और उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो संदेह से परे नहीं है। उसके चुनाव आयुक्त के चयन में भी उनकी नियुक्ति जो है वो बाकायदे कॉलेजियम सिस्टम से होनी चाहिए। 2018 से ये जनहित याचिका दायर कर रखी थी। इन जनहित याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्लब करते हुए एक संविधान पीठ बना दी, 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता KM जोसेफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको सौंपी गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरीके से इनका जो चयन हो रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में कैसे सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयुक्तों का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। सरकार ने बताया कि साहब इसमें 40 लोगों का चयन किया जाता है, सचिव स्तर के लोगों का, उसमें से फिर फिल्टर करके 3 लोगों का चयन होता है, और उसके बाद एक व्यक्ति का चयन होता है। तो एक व्यक्ति की रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री भेजते हैं राष्ट्रपति को, और उसके साथ एक नोट भी भेजते हैं, डिटेल व्याख्या भी भेजते हैं कि हम इनको क्यों चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो चुनाव आयुक्त बन जाता है।
ये चुनाव आयुक्त जो है, ये चुनाव आयोग जो है, ये संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। लोकतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का सारा दारोमदार इनके ऊपर है। तो जब इनके ऊपर है और सारे लोगों की निगाहें चुनाव आयुक्त के ऊपर होती हैं, आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो देखा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त क्या निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गत वर्षों में चुनाव आयुक्त की जो तराजू है वो कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई देती है, निष्पक्ष नहीं दिखाई देती। ये लोगों ने महसूस किया है, इस देश के लोगों ने महसूस किया है। सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से ऐसे चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया कराना चाहता है जो कार्यपालिका के अंडर में न हो, जिसमें न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप हो। क्योंकि जब चुनाव आयुक्त के चयन में सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगा तो जो चुनाव आयुक्त बनेंगे वो निश्चित रूप से उनके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। उनको भी पता रहेगा कि हमको समय से पहले नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कार्यपालिका के जो आदेश होंगे, कार्यपालिका के द्वारा जब चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा तो उसमें यह होगा कि अग्रिम आदेशों तक आपको चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। तो चुनाव आयुक्त हमेशा इस पसोपेश में रहेगा कि ऊपर से पता नहीं कब आदेश आ जाए और हमको उस पद से हटा दिया जाए। तो अतः सुप्रीम कोर्ट फेयर, एकदम स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वायत्त चुनाव आयुक्त की अपेक्षा करता है। तो साथियों, संविधान पीठ जब सुनवाई कर रही थी उस समय उन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति की मूल फाइल, ओरिजिनल फाइल तलब की कि भारत सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल अदालत में, कोर्ट में प्रस्तुत करें। और इसी बीच क्या हुआ कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल, जो दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, उन्होंने 18 नवंबर को अपना इस्तीफा दे दिया सर्विस से और 19 नवंबर को उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। यानी कमेटी ने निर्णय ले लिया, राष्ट्रपति के पास फाइल चली गई, प्रधानमंत्री के दस्तखत हो गए, सारी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी हो गई। तो प्रश्न यहां यह उठा कि तमाम जो सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, उनमें तो वर्षों लग जाते हैं। बच्चों की नौकरियों का मामला होता है तो 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, नियुक्तियां नहीं होती, मामला पेंडिंग में पड़ा रहता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई इतने महत्वपूर्ण पद पर। तो पीठ के संज्ञान में यह आया और पीठ ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा गति से आपने इनकी नियुक्ति की। हम इनकी योग्यता पे हमको कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे के अंदर नियुक्ति कर दी गई। और जो व्यक्ति 18 नवंबर को रिजाइन कर रहा है, नौकरी से इस्तीफा दे रहा है, और 19 को वो चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अरुण गोयल को यह पता था कि मुझको चुनाव आयुक्त बनाया जाना है। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया थी जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई, तो कोर्ट ने बड़ी तमाम ऐसी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि हमेशा किसी आईएएस अधिकारी को ही चुनाव आयुक्त क्यों बनाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि 6 साल के लिए चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बनाया जाता, अल्प समय के लिए क्यों बनाया जाता है। और 40 जो सचिव स्तर के पहले अधिकारियों का आप चयन करते हैं, चाहे वो वर्तमान में काम कर रहे हों या सेवानिवृत्त हों, उनमें से आपको चुनाव आयुक्त का चयन करना है।
तो उन 40 में से एक व्यक्ति का चयन चुनाव आयुक्त के लिए आप जो करते हैं उसका मापदंड क्या है? नेक्स्ट सवाल पूछा पीठ ने, संविधान पीठ ने, कि जब लॉ कमीशन ये कह चुका है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीजेआई, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के संयुक्त उससे होनी चाहिए, संयुक्त कमेटी से होनी चाहिए, तो ये आपने सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने के लिए यहां तक आने का इंतजार क्यों किया? इस पर संसद से कानून क्यों नहीं बनवा दिया अब तक? या लॉ कमीशन की बात क्यों नहीं मान ली अब तक? कार्यपालिका अपने मन से चुनाव आयुक्तों का चयन क्यों करती रही और अभी तक संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया? तो ये जो सवाल खड़े किए ये बहुत ही जेन्युइन सवाल थे कि भाई आपने अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? तो इस तरीके से ये प्रक्रिया, तो जो कोर्ट में इस पर बहस चली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार एक कमेटी बनाकर, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो जिस लोकसभा में जिस विपक्षी दल की संख्या ज़्यादा है वो नेता होगा, और वो 3 सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। तो ये उन्होंने ये जजमेंट दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और कहा कि संसद में जब तक कानून नहीं बन जाता, संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 3 सदस्यीय कमेटी ये इसका चयन करेगी, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा हम ये चाहते हैं, हम कोई पराधीन चुनाव आयुक्त नहीं चाहते। हम टीएन शेषन जैसा जो 1990 से 96 तक चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, तमाम विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल एक ही आवाज में सब कांप जाते थे। उनके पूरी बुलंदी के साथ, पूरी धाकड़ तरीके से, पूरी औरा के साथ टीएन शेषन अपने हुक्म को तामील कराते थे। लेकिन उसके बाद से जो स्थितियां आईं, उनसे ये कतई नहीं आभास होता है कि देश में कोई चुनाव आयुक्त है या नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया, और निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक निर्णय बहुत ही लोकतंत्र को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कहीं जो बहुत ही बहुमूल्य है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो ये केस था संविधान पीठ का, संविधान पीठ ने इतनी बहुमूल्य टिप्पणियां की सुनवाई के दौरान कि जिनको हमको याद रखना चाहिए, बहुत बहुमूल्य है। और उन्होंने लोकतंत्र की सजगता पर, लोकतंत्र कैसे कायम किया जा सकता है, चुनाव आयोग को कैसे निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए, इस पर अपनी टिप्पणियों की बौछार लगा दी। इसका मतलब है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो एकदम सजग और सतर्क है इस देश में लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो संविधान पीठ ने क्या कहा, ये रिमार्केबल है कि चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र को कब्र तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका है। अगर मतलब चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग होता रहा तो लोकतंत्र कब्र में पहुंच जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के साधनों को भी शुद्ध रहना चाहिए और संविधान व कानून के अनुरूप होना चाहिए।
संविधान और कानून के अनुरूप होना चाहिए सत्ता हासिल करना, क्योंकि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी लोग भी अंदरूनी तौर पर ये चाहते हैं कि लोकतंत्र हमारे देश का जीवित रहे, डेमोक्रेसी। दूसरा, लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग के हाथ में है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग की, यानी चुनाव आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई संस्था नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये संविधान पीठ कह रहे हैं, के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ कह रही है कि लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग के हाथ में है। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष व कानूनी रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है। उसे संविधान के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों का भाग्य और बड़े हद तक लोकतंत्र का भविष्य चुनाव आयोग के हाथों में है। यानी राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार होते हैं उनका भाग्य भी उनके हाथ में है। किसी को जिता दो, किसी को हरा दो, अब मुकदमा लड़ते रहिए, 5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। तो सब कुछ चुनाव आयुक्तों के ऊपर निर्भर है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है, कानून का शासन महज जवानी जमा खर्च साबित हुआ तो यह ध्वस्त हो जाएगा। कानून का शासन जवानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और कहा, कार्यपालिका के हस्तक्षेप से रहे अप्रभावी रहे चुनाव। यानी चुनाव आयोग जो है उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। कार्यपालिका कोई उसमें है उनको इंटरफियर न करे, हस्तक्षेप न करे उनको। और ये तभी हो सकता है जब 3 सदस्यीय पीठ, 3 सदस्यीय कमेटी, सीजेआई, पीएम और नेता प्रतिपक्ष उनका चयन करेंगे, तो फिर हस्तक्षेप कार्यपालिका का नहीं होगा, न उनको कोई डर लगेगा, क्योंकि हम तो स्थायी हैं, हम तो परमानेंट हैं। अच्छा, पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग से कार्यपालिका के हर तरह के दखल से अप्रभावी रहने की उम्मीद की जाती है। अगर चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र व निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाता तो कानून के शासन को खतरे की गारंटी है। कानून के शासन पर खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि कानून का शासन लोकतंत्र की रीढ़ है, बैकबोन है। कानून का शासन ही यानी लोकतंत्र की रीढ़ है। घुटने टेकने वाला हमको चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए। पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता है और चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता है। यानी जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता है उसको हम चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते। एक व्यक्ति जो एहसान तले दबा हुआ हो, किसी का ऋणी हो, उसको भी हम चुनाव आयुक्त नहीं बना सकते हैं। वो शायद इसके लिए चुनाव के संचालन में कोई स्थान नहीं, उस व्यक्ति का चुनाव के संचालन में कोई स्थान नहीं हो सकता। चुनाव लोकतंत्र की नींव है। कोर्ट कार्यपालिका के हाथों में नियुक्तियों को जारी रखने के विनाशकारी प्रभाव से चिंतित है। यानी कोर्ट जो है इस बात से चिंतित है कि कार्यपालिका के हाथों चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां हो रही हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसकी हमको गहन चिंता है, बहुत चिंता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को वो ऐतिहासिक निर्णय दे दिया जिसके लिए लोगों के नयन तरस रहे थे। इस देश के विपक्षी दलों के ही नहीं, बल्कि इस देश की जनता के भी, क्योंकि जनता दिल से ये चाहती है कि हमारा चुनाव आयुक्त, कोई भी घटना घटित होती है चुनाव के दौरान तो पब्लिक देखती है कि देखिए इस पे चुनाव आयुक्त क्या निर्णय ले रहा है। सख्त निर्णय होना चाहिए जिससे सारे दलों को सबक मिले और सबको लगे कि भाई चुनाव आयुक्त हो तो ऐसा, जैसा टी.एन. शेषन थे। इसीलिए साथियों, अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप बराबर बना रहेगा तब तो चुनाव आयुक्त कठपुतली हो जाएगा, जो चाहे सो कराइए।
तो हम कठपुतली के रूप में चुनाव आयुक्त को नहीं देखना चाहते, न बनने देना चाहते। इसीलिए संविधान पीठ ने जो आदेश दिया है वो पत्थर की लकीर है। इसलिए साथियों, हमको हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर गर्व है, और हमको भी माननीय, और निश्चित रूप से इससे सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की आस्था और भी ज़्यादा बढ़ गई है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे खुशी होगी कि आप इसको शेयर भी करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।